हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो बिना देर के वो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, 2023 का पूरा मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और इसका PDF भी मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के साथ ही। उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? एक अलग सा फैसला। आंसर का पाकिस्तान ने ये फैसला किया। द हिंदू ने इस पर काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा भी है। पाकिस्तान का ये कहना है कि इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है, तो उस दौरान फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मतलब पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हम इस वजह से ये बैन लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके चलते हुआ ये है कि पाकिस्तान के जो अभी कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? अनवार उल हक काकर। ठीक है, तो उन्होंने 28 दिसंबर को ये ऐलान कर दिया कि नया साल का जश्न वहाँ नहीं मनाया जाएगा और प्रतिबंध रहेगा। ठीक है, और साफ तौर पे कहा है कि कोई भी आयोजन नहीं होगा इस बार। ठीक है, पाकिस्तान उसके जो कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि इजरायली सेना के द्वारा अब तक लगभग 9,000 बच्चों के सहित 21,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मारा जा चुका है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो इसलिए हम वो नहीं मना रहे, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, नया साल का जश्न नहीं मनाने के लिए समर्थन में UAE भी आ गया है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। तो उसने भी ये कहा है, ऐलान कर दिया है कि नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा, आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, और वैसे भी पाकिस्तान में नए साल का जश्न जो है पारंपरिक रूप से वहाँ बहुत कम मनाया जाता है, नहीं के बराबर मनाया जाता है। इस्लामिक समूह का वहाँ प्रभाव है और इस वजह से, ठीक है, हमेशा कोशिश ये रहती है कि पाकिस्तान में ये आयोजन इस तरह के ना होने पाए। ओके, तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ के? कार्यवाहक हैं, तो वो हैं अनवारुल। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, अनवारुल हक काकर। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और राजधानी है इस्लामाबाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? महिला चीफ का पद होता है डायरेक्टर जनरल। आंसर का नीना सिंह। क्या नाम है? नीना सिंह। तब वो डायरेक्टर जनरल बन गई हैं, DG बन गई हैं। इससे पहले भी वो प्रभारी के तौर पर काम कर रही थी, तो प्रभारी DG के तौर पर नीना सिंह ही कहा जा रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर को इनको CISF का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया। ओके, पहले प्रभारी के तौर पर देख रही थी, अब पूरे इस पद का कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है, पूरा इसी पावर में आ गई हैं। तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय उसने ये आदेश जारी किया है कि 31 जुलाई 2024 तक, यानी उनके रिटायरमेंट की डेट तक उनको इस पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मूलतः ये बिहार की रहने वाली हैं, राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी हैं और राजस्थान पुलिस में पहली महिला महानिदेशक भी रह चुके हैं वहाँ पर। ओके, कई इंपॉर्टेंट पद पर वो काम कर चुकी हैं। ठीक है, CISF के बारे में भी जान लें हम। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यानी CAPF है। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, 1969 को। टोटल पद है वहाँ 1,80,000 के आसपास। तो डायरेक्टर जनरल अब परमानेंट हो गई हैं, यानी जब तक रिटायरमेंट नहीं होता है तब तक नीना सिंह। ओके, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी सवाल हो सकता है कि किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो है न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग, जो बनाया गया था 1964 में। ठीक है, और ये 7 जो CAPF है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसमें से एक है। 7 जो CAPF है वो कौन कौन है? BSF, ITBP, SSB, असम राइफल्स, NSG, CRPF और CISF। ठीक है, और इसके पास स्पेशल फायर विंग भी है। और इम्पॉर्टेंट बात कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा भी अब गृह मंत्रालय ने CISF को ही सौंप दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। देखिए, इससे पहले वो इसके प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे,
तो अब 28 दिसंबर को उनको डीजी नियुक्त कर दिया गया है सीआरपीएफ का। ठीक है, आपको बताऊं कि 30 नवंबर को इसके जो पूर्व डायरेक्टर जनरल थे डीजी एसएल थाउसेन, वो रिटायर हो गए थे और उसके बाद से अनीश दयाल को ही ये प्रभार मिला हुआ था। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक का एडिशनल चार्ज मिला हुआ था और इससे पहले ये आईटीबीपी में डायरेक्टर थे। तो अब इनको क्या किया गया, सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है और अब वो अगले 1 साल तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक वो डायरेक्टर जनरल के पद पर रहेंगे। ठीक है, मूलतः ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। ओके, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कब? 1939 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया है? इस पद पर पहले कौन थे? पहले थे अनीश दयाल सिंह। ठीक है, तो अब नया नाम क्या है? राहुल रसगोत्रा। क्या नाम है? राहुल रसगोत्रा। तो 28 दिसंबर को उनको डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया और कार्मिक जो मंत्रालय है उसने ये आदेश जारी कर दिया है कि वो 30 सितंबर 2025 तक यानी उनके रिटायरमेंट की तारीख तक वो इस पद पर रहेंगे। राहुल रसगोत्रा वो मणिपुर कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो आईटीबीपी की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को, 1962 को। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और अब नए जो डायरेक्टर जनरल बने हैं राहुल रसगोत्रा। अच्छा, आईटीबीपी का क्या काम है, कहाँ पर है? तो सीमा की सुरक्षा करना है, जैसे बीएसएफ होता है ऐसा ही कुछ है काम इसका। और ये कहाँ पर सुरक्षा करती है? तो यहाँ से लेकर काराकोरम रेंज से लेकर, चूँकि इधर से लेकर और यहाँ इस तरफ, फिर यहाँ और इस इलाके में पूरा, यानी तिब्बत से के आसपास के यानी चीन का जो टेरिटरी होता है उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ पर सीमा की सुरक्षा करने का काम आईटीबीपी के पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करते ही होंगे तो ये करंट अफेयर्स का जो ये मेंबरशिप प्लान है आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल लिंक दिया हुआ है। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वो भी कई तरीके के, इसके अलावा मॉक टेस्ट वगैरह मिलता है और टेस्ट सीरीज तमाम एग्जामिनेशन के वो भी मिल जाते हैं। बहुत मामूली सा प्राइस है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके ज़रिए 2023 का टोटल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, 1 लाइनर भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा, एमसीक्यू विद नोट्स डिटेल भी मिल जाएगा। ओके, और ये हेल्पलाइन नंबर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा नीतीश कुमार। ठीक है, इससे पहले कौन थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। तो 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और नए अध्यक्ष नीतीश कुमार चुने गए हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और इसका ऐलान 29 दिसंबर को ही हुआ है। ठीक है, तो इससे पहले अध्यक्ष ये थे ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और अब नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो बन गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। तो उन्होंने ये घोषणा जो है ग्वालियर में की। ग्वालियर में तानसेन महोत्सव आयोजित किया गया है, दिसंबर में आयोजित किया गया और 22 से 28 दिसंबर तक। तो उसी के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। ठीक है, संगीत नगरी के रूप में ग्वालियर को मान्यता मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संगीत समारोह में 1282 तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाया और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? आंसर होगा तानसेन संगीत समारोह। ठीक है, क्या है? तानसेन संगीत समारोह। कई जगह आपको ना ये जो डेटा है वो 1500 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल डेटा यही है 1282। ओके, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी देख रहे हैं और उसमें मोहन यादव ने ये ट्वीट किया, उसको रिट्वीट किया, मतलब नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है 1282 तबला बजाया गया एक साथ और ये
वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, और ये गिनीज बुक लेते हुए मोहन यादव हैं और बाकी बीजेपी के लीडर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, कुछ जगह आपको 1500 लिखा रहेगा, लेकिन एक्चुअल डेटा वो है 1282। ओके, तो ये इस तरीके से ये पूरा आयोजन किया गया। तानसेन महोत्सव था, उसी के दौरान शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया था और तबला वादन किया गया इस दौरान। ठीक है, तो ये जो आयोजन होता है ना तानसेन समारोह, ये हर साल आयोजित किया जाता है दिसंबर में। तो तानसेन की बात कर लें, वो प्रमुख भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और गायक थे। मुग़ल सम्राट अकबर के जो उसका दरबार था, नवरत्नों में से वो एक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? आंसर होगा पंडित गणपति भट्ट। क्या नाम है? पंडित गणपति भट्ट। तो ये 2022 के लिए ये सम्मान उनको दिया गया है और इसके साथ 5 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, ये सब दिया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये संगीत सम्राट तानसेन के नाम से ये सम्मान जो है ना वो मतलब सरकार की ओर से दिया जाता है और राज्य सरकार का ये सर्वोच्च संगीत सम्मान है। ठीक है, तो और पंडित गणपति भट्ट वो भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं और किराना ग्वालियर घराने से हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। और इतनी बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल, राजधानी भोपाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल निर्माण योजना को मंजूरी दी है दिसंबर 2023 में? तो केंद्रीय कैबिनेट ने ये मंजूरी दी है। आंसर होगा गंगा। गंगा में ये पुल बनने वाला है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी दिसंबर में ही ये ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है। और इससे क्या होगा? इससे दीघा सोनपुर जो रेल और सड़क पुल है, तो उसी के पश्चिम की ओर समानांतर में ये पुल होगा और 4556 मीटर लंबा होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे 4.5 किलोमीटर के आसपास का होगा। 6 लेन का पुल होगा। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे बिहार में जो खासतौर पर उत्तर बिहार से कनेक्टिविटी जो है ना पटना की, वो और बेहतर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की आर्थिक मामलों की जो समिति है, उसी ने ये फैसला किया है। टोटल लागत कितनी आएगी अगर हम बात करेंगे? ये रहा बिहार, यहाँ पर मैप में लागत आएगी इसकी 3064 करोड़ रुपए। ठीक है, और टोटल पुल की जो लागत है, 6 लेन पुल की लागत है, उसमें अलग अलग लागत है और इसको 42 महीने में टोटल काम पूरा करने का मामला तय रखा गया। फ़ायदा यह होगा कि यातायात बेहतर होगा, उत्तर भारत की को कनेक्टिविटी बेहतर मिल सकेगी, दीघा और सोनपुर के बीच में आवागमन बहुत ही आसान हो जाएगा, वस्तुओं को ले जाने लाने इन सब में बहुत ही सहूलियतें होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और मैराथन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, मिलते हैं कल। कल है संडे को हम लोग लेकर आते हैं वीकली करंट अफेयर्स, जरूर देखिएगा। और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। बाय।